डरावनी कहानियाँ किसे नहीं पसंद। आप लोगों को पसंद है, मुझे पसंद है, मगर इन कहानियों में चार चांद तब लग जाते हैं जब इनका ताल्लुक किसी गांव या देहात से हो। आज की ये कहानी भी बहुत पुराने गांव की है। सच है या झूठ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो बिना वक्त गवाए चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं हूँ आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। दिसंबर की उस रात जब मनोज अपने घर से निकला तो आसमान पर एक भी तारा नहीं था। ये बात उसने बाद में सोची कि शायद यही पहली निशानी थे, मगर उस वक्त उसके दिमाग में बस यही था कि करीम कहीं पहले से इंतजार ना कर रहा हो। वो लेट हो गया था। उसकी बीवी ने रजाई में से आवाज लगाई थी, जरूरत क्या है जाने की, दूसरे लोग हैं ना। और मनोज ने वही जवाब दिया जो हर मर्द देता है जब वो असल में खुद भी डरा हुआ हो, अरे कुछ नहीं होता। बाहर निकलते ही ठंड ने उसे थप्पड़ की तरह मारा। रामपुर गांव, जो कि शहर से कोई 40 किलोमीटर दूर था, सर्दियों में ऐसे सो जाता था जैसे कोई बड़े से कफन में लिपटा हो। सड़कें खाली, घर बंद, कुत्ते तक अपनी अपनी जगह दुबके हुए। पिछले 3 हफ्तों में 8 घरों से सामान गया था। किसी का अनाज, किसी का बर्तन, किसी की बकरी, छोटी छोटी चोरियां, मगर लगातार। गांव में एक बेचैनी आ गई थी। वो किस्म की बेचैनी जो नींद नहीं आने देती। पंचायत में तय हुआ था कि 2-2 लोगों की टोली रात भर पहरा देगी। मनोज की बारी आज थी करीम के साथ। करीम उसका पुराना यार था बचपन से। मनोज हिंदू, करीम मुसलमान, मगर इस गांव में इन दोनों के बीच कभी वो दीवार उठी नहीं जो शहरों में इतनी ऊंची होती हैं। दोनों एक ही नदी में नहाए थे, एक ही आम के पेड़ से चोरी की थी, एक ही मास्टर से पिटे थे। ऐसी दोस्ती को उम्र और मजहब दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। करीम चौराहे पर खड़ा था, हाथ में एक पुरानी टॉर्च, कंधे पर मोटी शॉल। देर कर दी, उसने कहा। अरे हाँ यार। दोनों चल पड़े। पहला 1 घंटा बिल्कुल नॉर्मल था, उस तरह का सामान्य जो सर्दी की रात में होता है जब पैरों की आवाज पत्थर पर गूंजती है और सांसें भाप बनकर हवा में घुल जाती हैं। उन्होंने गांव का पूरब वाला हिस्सा नाप लिया। रामलाल के खेत के पास रुके, देखा कुछ नहीं। नत्थू की दुकान के सामने से गुजरे, सब ठीक। पुरानी धर्मशाला के पास पहुंचे तो करीम ने टॉर्च चलाई और अंदर झांका। खाली। चाय पीनी थी यार, करीम बोला। सुबह पिएंगे, सुबह तक जान बाकी रही तो ना। मनोज ने उसे देखा। करीम मुस्कुरा रहा था, वो किस्म की मुस्कान जो असल में ठंड से बचने के लिए होती है, मजाक से नहीं। मनोज ने भी हंस दिया। उन्हें उस वक्त नहीं पता था कि ये उस रात की आखिरी हंसी होगी। रात के 2 बजे के करीब जब अंधेरा अपनी सबसे गहरी तह में होता है, वो गांव के उत्तरी छोर पर पहुंचे। यहाँ एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे मरा हुआ कुआं कहते थे, ना इसलिए कि उसमें पानी नहीं था, बल्कि इसलिए कि बरसों पहले किसी औरत ने उसमें कूदकर जान दे दी थी। वो बात अब पुरानी हो चुकी थी। माए बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे, बच्चे एक दूसरे को। मगर असली बात यह थी कि उस कुएं के पास कोई रात को जाता नहीं था। मनोज और करीम को वहां से गुजरना था। रुक, करीम ने अचानक कहा।
मनोज रुक गया। क्या हुआ? करीम ने कुछ नहीं कहा, वो बस सुन रहा था। मनोज ने भी कान लगाए। पहले कुछ नहीं, बस सर्दी की वो खामोशी जो खुद एक तरह की आवाज होती है। फिर बहुत धीरे, बहुत बारीक कुछ था, एक आवाज जैसे कोई रो रहा हो या गा रहा हो, दोनों के बीच कोई चीज। कुएं की तरफ से आ रही थी वो। जानवर होगा, मनोज ने कहा। उसे खुद यकीन नहीं था अपनी बात पर। जानवर ऐसे नहीं रोता। करीम सही था, वो आवाज इंसानी थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था, जैसे कोई पुरानी कैसेट को उल्टा चला रहा हो। शब्द हैं मगर उल्टे, लय थी मगर टूटी हुई। मनोज का दिल, उसने जिंदगी भर में कभी किसी चीज से नहीं डरा था। उस लम्हे में एक धड़कन चूक गया। चलते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं। हाँ, दोनों मुड़े और तभी टॉर्च बुझ गई। अचानक बिना किसी वजह के करीम ने उसे झटका दिया। जली नहीं, बैटरियां नई थी, दोनों जानते थे। अंधेरा जो पहले से ही गहरा था अब मुकम्मल हो गया। मनोज ने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन चली और उस पीली रोशनी में उसने देखा कि करीम का चेहरा पीला पड़ गया है। वो सामने कहीं देख रहा था। मनोज ने फोन की रोशनी उस दिशा में घुमाई। कुएं के पास उसकी मुंडेर पर एक औरत बैठी थी, बाल खुले, पीठ उनकी तरफ। मनोज का गला सूख गया। उसके पांव जो उसे वहां से भगाना चाहते थे जैसे जमीन में धंस गए। करीम, उसने फुसफुसाया। करीम ने जवाब नहीं दिया। मनोज ने बगल में देखा, करीम वहां नहीं था। उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। करीम कोई 3-4 कदम पीछे खड़ा था, जमीन को घूर रहा था, जैसे किसी ने उसे वहीं खींच लिया हो। मनोज उसके पास गया, उसका कंधा थपथपाया। करीम ने सिर उठाया। उसकी आंखें जो हमेशा शरारत से भरी रहती थीं, उस वक्त बिल्कुल खाली थीं। वो बुला रही है, करीम ने कहा, एकदम सपाट आवाज, जैसे कोई नींद में बोल रहा हो। कौन? वो, उसने कुएं की तरफ इशारा किया। मनोज ने फिर उस तरफ देखा। औरत अब कुएं की मुंडेर से उतर रहे थे और वो उनकी तरफ आ रहे थे। जो बात मनोज को सबसे ज्यादा डराई वो ये नहीं थी कि वो औरत आ रही थे, वो ये थे कि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। फोन की रोशनी में साफ दिख रहा था उसके पांव और मिट्टी के बीच हवा थे, 2 इंच शायद 3। वो चल नहीं रहे थे, वो तैर रहे थे, मगर उसकी रफ्तार, वो बढ़ रहे थे। मनोज ने करीम का हाथ पकड़ा और खींचा। करीम हिला नहीं। करीम, इस बार आवाज में पूरा जोर था। करीम ने उसे देखा और इस बार उसकी आंखों में कुछ था, एक पहचान, एक वापसी। भाग, करीम ने कहा। दोनों भागे। जिस तरह से वो भागे वो दौड़ नहीं थी, वो उड़ान थी। माँ की याद आई, बच्चों का चेहरा आया, जिंदगी की हर वो बात जो अधूरी छूट जाती है, सब एक साथ आया। उन्होंने पीछे नहीं देखा, ना करीम ने ना मनोज ने। वो बस भागते रहे, गलियों से, खेतों के किनारे से, नीम के पेड़ों के बीच से, तब तक जब तक रामलाल के घर की बत्ती नजर नहीं आई। रामलाल के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों रुके, सांसें
टूटी हुई थी, घुटने कमजोर। मनोज ने पीछे देखा, रास्ता खाली था, अंधेरा था मगर कुछ नहीं था। रामलाल ने दरवाजा खोला, नींद में भुनभुनाते हुए, और दोनों को देखकर चौंक गया। क्या हो गया तुम दोनों को? मनोज ने बताया। करीम चुप रहा। वो अभी भी इस तरह खड़ा था जैसे कुछ उसके अंदर से हिला हो और अभी वापस नहीं आया। रामलाल बुजुर्ग था, गांव की हर बात जानता था। उसने मनोज की पूरी बात सुनी, बिना बीच में कुछ बोले, फिर चुप हो गया। लंबी चुप्पी। उत्तर वाले कुएं के पास? उसने पूछा। हाँ, सफेद कपड़े। हाँ। रामलाल ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में से वो भाव आया जो तब आता है जब कोई पुरानी बात फिर से सच साबित होती है। वो शांति है, उसने कहा। 30 साल पहले कूदी थी उस कुएं में। उसका आदमी उसे मारता था, किसी ने नहीं बचाया, ना घर वालों ने ना गांव वालों ने। उसने रुक कर देखा। कहते हैं हर साल सर्दियों में वो रात को निकलती है, उसी रात जब वो गई थी। आज कौन सी तारीख है? रामलाल ने जवाब दिया। मनोज के हाथ से फोन गिरते गिरते बजा। आज वही तारीख थी। करीम ने उस रात के बाद कभी उस कुएं का जिक्र नहीं किया। मनोज ने एक बार पूछा, हफ्ते भर बाद, जब दोनों फिर मिले, कि उस रात क्या हुआ था, उसे क्यों लग रहा था कि वो बुला रही है। करीम ने एक पल रुककर उसे देखा। पता नहीं, बस ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा, कोई बहुत पुरानी आवाज, जैसे अरसे से किसी ने सुनी ना हो उसे। मनोज को समझ नहीं आया, मगर उसने महसूस किया उस औरत ने, शांति ने, शायद कुछ मांगा नहीं था। उसने शायद बस यही चाहा था कि कोई जाने कि वो थी, कि उसके साथ क्या हुआ था, कि उसकी मौत सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक इंसान की जिंदगी थी जो नाइंसाफी से छीन ली गई थी। चोरियां उस रात के बाद बंद हो गई। कोई नहीं जानता क्यों। असली चोर कभी पकड़ाया नहीं। गांव वालों ने सोचा शायद डर होगा। पहरेदारी देखकर मनोज को लगा कुछ और था। उत्तर वाले कुएं के पास अगले दिन सुबह किसी ने देखा कि मुंडेर पर कुछ था, एक पुराना सूखा फूल। किसका, कहां से आया, कोई नहीं जानता था। मनोज ने उसे उठाया नहीं, छोड़ दिया वहीं। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें छूना नहीं चाहिए, कुछ दर्द होते हैं जिन्हें बस महसूस करना होता है, समझना नहीं। और कुछ रातें होती है जो जिंदगी भर याद रहती हैं, ना इसलिए कि उनमें कुछ दिखा, बल्कि इसलिए कि उनमें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो दिखता नहीं। मनोज रामपुर में आज भी रहता है, मगर वो अब रात को उत्तर दिशा में नहीं जाता। और दिसंबर की उस तारीख को हर साल वो अपने घर की खिड़की से उत्तर की तरफ देखता है। कभी कभी उसे लगता है कि दूर उस अंधेरे में कुछ हिल रहा है, मगर वो खिड़की बंद कर लेता है और सो जाता है या कोशिश करता है। रात के पहरेदार कभी कभी वो नहीं देखते जो वो ढूंढते हैं, वो कुछ और देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दिसंबर की ठंड हड्डियों में उतर रही थी और कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे का रास्ता भी धुंधला दिखता था। रवि अपनी पुरानी साइकिल के पैडल मारते हुए
घर की तरफ जा रहा था, थका हुआ, भूखा और अंदर से खाली। 22 साल की उम्र में वो जिम्मेदारियां उठा रहा था जो किसी 40 साल के आदमी को भी तोड़ दे। 3 महीने पहले पिता मारे गए। अचानक, बिना कोई इत्तला दिए सुबह उठे, चाय पी और शाम तक लौटे नहीं। हार्ट अटैक, बस इतना ही कहा था डॉक्टर ने। जैसे किसी इंसान की पूरी जिंदगी को एक मेडिकल टर्म में समेट दिया गया हो। घर में माँ थी, छोटी बहन थी और था तो बस रवि, जो खुद भी ठीक से जवान नहीं हुआ था। फैक्ट्री में दिन का काम, रात को घर के हिसाब किताब, नींद और सपने दोनों लग्जरी हो गए थे। उस रात वो जब गांव के बाहरी छोर पर पहुंचा तो साइकिल की चैन अचानक उतर गई। रवि ने गाली बुदबुदाई और साइकिल रोक ली। झुककर चेन चढ़ाने लगा। उसके हाथ ग्रीस से काले हो गए, ठंड में उंगलियां सुन्न हो रहे थे। तभी उसकी नजर उठी। सड़क के बाईं तरफ कोई 50 गज की दूरी पर शमशान घाट था। गांव का पुराना शमशान, जहां सदियों से मुर्दे जलाए जाते थे। दिन में भी वहां से गुजरते वक्त लोग रफ्तार बढ़ा लेते थे। रात में तो कोई उस तरफ देखता भी नहीं था। मगर उस रात रवि की नजर चली गई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके हाथ जहां थे वो वहीं रुक गए। शमशान के बीचों बीच जहां चिता जलाई जाते थे, वहां एक औरत खड़ी थी, बिखरे बाल, पीठ रवि की तरफ। पहले उसने सोचा शायद कोई विधवा है, किसी अपने को याद करने आई है। मगर फिर उसने ध्यान से देखा, आसपास कोई दिया नहीं था, कोई धूप बत्ती नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे में कोई औरत अकेले शमशान में खड़ी है, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। रवि का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। जाने दे, उसने खुद को कहा, अपना काम कर और निकल। उसने नजरें हटाई और चेन चढ़ाने लगा, मगर हाथ कांप रहे थे और वो नहीं जानता था कि ठंड के मारे या किसी और वजह से। चेन चढ़ी, वो उठा, साइकिल पर बैठा। तभी उसने दोबारा देखा, एक आखिरी बार, बस एक नजर। वो औरत अब उसकी तरफ मुड़ी हुई थी। रवि को उसका चेहरा नहीं दिखा। कोहरे और अंधेरे में सिर्फ एक धुंधला आकार था, मगर जो दिखा वो काफी था। वो आकृति चल रही थी, शमशान की सीमा की तरफ, सड़क की तरफ, रवि की तरफ, और उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रवि ने ये बात एक पल में समझी, जैसे दिमाग ने खुद ब खुद हिसाब लगाया। घास, ओस, इस कोहरे में भी जब कोई चलता है तो पांव के नीचे हल्की सी सरसराहट होती है, घास झुकती है। मगर वो औरत या जो भी थे, उसके नीचे घास नहीं हिल रहे थे। वो जैसे हवा में तैर रहे थे और वो अब रवि की ओर आ रहे थे। रवि के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने पैडल मारा, 1, 2, 3, साइकिल आगे बढ़ी। उसने पीछे नहीं देखा, उससे देखा नहीं जा सका। आंखें सड़क पर गड़ाए, दांत भींचे, वो पैडल मारता रहा। मगर तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या शायद बहुत पास से। वो समझ नहीं पाया। रुक जा। बस इतना। रवि घर पहुंचा तो उसका पूरा बदन पसीने में भीगा था। दिसंबर की रात में भी माँ जाग रहे थे। उसने रवि का चेहरा देखा और फौरन पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? रवि ने कुछ नहीं कहा, पानी पिया, बैठ गया। उस रात नींद नहीं आई।
वो छत को घूरता रहा और उसके दिमाग में बस एक सवाल घूमता रहा, वो आवाज किसके थे। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग रामलाल काका से पूछा, घुमा फिरा कर जैसे कोई पुरानी कहानी सुन रहा हो। काका चुप हो गए, फिर बोले, किस तरफ खड़ी थी? रवि ने बताया। काका ने एक लंबी सांस ली। वो जगह, वहां 20 साल पहले एक औरत की चिता जली थी, अधूरी, लकड़ियां कम पड़ गई थी, अधजली छोड़ गए थे लोग। बहुत लोगों ने कहा कि ये करना अच्छा नहीं। रवि ने कुछ नहीं कहा। जो अधूरा जाता है वो भटकता है। उस रात के बाद रवि ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लंबा रास्ता लेता था, 20 मिनट ज्यादा, थकान ज्यादा, मगर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से एक बार गुजर जाओ तो जिंदगी भर के लिए गुजर जाते हो। और कुछ आवाजें ऐसी होती है जो कानों से नहीं, रूह में उतरती है। रुक जा। रवि आज भी कभी कभी रात को अचानक जाग जाता है और हर बार उसे लगता है कहीं दूर से बहुत धीमे कोई उसे बुला रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और इन कहानियों के बारे में खासकर मैं आपसे आपकी राय जानना बेहद पसंद करूँगा। तो मैं आर्यन मिलूँगा आपसे जल्द ही किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।